नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर आज मैथ की 7th की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूं और इस कैचअप कार्यक्रम के दौरान हम जानकारी प्राप्त करेंगे त्रिभुजों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चित्रों को देखकर पहचानने की कोशिश करिए कि ये कैसी आकृति हैं। तो ये आप छठी में भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, तो अब तक आप पहचान गए होंगे कि ये त्रिभुज हैं। बच्चों, ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये त्रिभुज की आकृति है। तो त्रिभुज जैसे नाम से ही पता चलता है कि 3 भुजाओं वाली आकृति। तो त्रिभुज जो है ये सबसे छोटा बंद आकृति वाला बहुभुज है और किसी त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। तो ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ABC, इसके अंदर 3 भुजाएं हैं, भुजा AB, भुजा BC और तीसरी भुजा है भुजा AC। और किसी त्रिभुज के अंदर 3 ही कोण होते हैं। तो यहाँ पर कोण CAB और कोण ABC और तीसरा जो कोण हमारे पास बन रहा है कोण ACB। और किसी त्रिभुज के अंदर 3 ही शीर्ष होते हैं। तो इस चित्र के अंदर आपको आसानी से ये नजर आ रहा होगा, ऊपर शीर्ष A है हमारे पास और यहाँ पर शीर्ष B है और इधर शीर्ष C है। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही कोण होते हैं और 3 ही शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज जो है यह सबसे छोटा बंद आकृति वाला 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है। और अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया जाता है वो भुजाओं के आधार पर भी किया जाता है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो अब हम और जानकारी प्राप्त करेंगे इन्हीं त्रिभुजों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण के बारे में और सबसे पहले देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो अलग अलग माप की होती हैं, अलग अलग लंबाई की होती हैं। तो इस त्रिभुज DEF के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो भुजा है इसका और ये जो बाकी की 2 भुजाएं हैं, तीनों का माप आप देख सकते हैं कि अलग अलग लंबाई है। तो इसलिए विषम बाहु त्रिभुज के अंदर जो तीनों भुजाएं होती हैं वो अलग अलग लंबाई की होती हैं, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। अब जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, तो जैसे नाम से ही पता चलता है सम का मतलब बराबर और द्वि 2 बाहु भुजाएं। तो इस त्रिभुज के अंदर जो 2 भुजाएं होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं। तो इस त्रिभुज GHI के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 भुजाएं परस्पर ये दोनों बराबर हैं और एक जो तीसरी भुजा है इसका माप अलग है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं परस्पर आपस में बराबर होती हैं। भुजाओं के आधार पर तीसरा जो त्रिभुज है उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो सम का मतलब बराबर और बाहु भुजाएं। तो इस त्रिभुज के अंदर जो तीनों भुजाएं होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं। तो त्रिभुज JKL के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों भुजाएं हैं ये सब एक जैसी लंबाई की हैं। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं परस्पर आपस में बराबर होती हैं। अब हम वर्गीकरण देखते हैं कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें से भी सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। तो अब जो आप देख रहे हैं ये न्यून कोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज MNO, इसके अंदर जो ऊपर कोण आपको शीर्ष पर दिखाई दे रहा है कोण OMN ये 78 डिग्री का है और कोण MNO ये 26 डिग्री का है और कोण MON जो है ये 76 डिग्री का है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि त्रिभुज के ये जो तीनों कोण हैं ये तीनों कोण न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है। तो किसी भी न्यून कोण त्रिभुज के अंदर जो तीनों कोण होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री से कम होते हैं। समकोण त्रिभुज, तो जैसे नाम से ही पता चलता है ये ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें एक समकोण होगा, यानी एक कोण जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज आप देख रहे हैं त्रिभुज PQR, इसके अंदर जो कोण PQR है ये 90 डिग्री का है, यानी समकोण है। तो इसीलिए इस त्रिभुज का नाम जो है समकोण त्रिभुज है। और बाकी के कोण आप देख सकते हैं कि कोण RPQ जो है ये 63 डिग्री का है और कोण PRQ जो है ये 27 डिग्री का है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा
और बाकी के जो दोनों कोण होंगे वो 90 डिग्री से हमेशा ही कम होंगे, यानी न्यून कोण होंगे, और इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। कोणों के आधार पर जो तीसरा त्रिभुज है उसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक होता है, तो इस त्रिभुज के अंदर जो एक कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री से अधिक होगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, त्रिभुज STU, इसके अंदर जो कोण STU है ये 104 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये अधिक कोण है, 90 डिग्री से अधिक है। और बाकी के जो दो कोण हैं, ऊपर शीर्ष पर जो कोण है कोण UST, ये 51 डिग्री है, और जो आधार का दूसरा कोण है कोण SUT, ये है 25 डिग्री। तो दोनों जो कोण है ये न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है। तो किसी भी अधिक कोण त्रिभुज के अंदर एक कोण हमेशा अधिक कोण होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, और बाकी के जो दोनों कोण हैं ये हमेशा ही न्यून कोण होंगे। तो बच्चों, आज हमने जानकारी प्राप्त की त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, और कोई भी जो त्रिभुज होता है ये सबसे छोटा बहुभुज होता है, और त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, और तीन ही उसके शीर्ष होते हैं, और तीन ही कोण होते हैं। तो त्रिभुज जो है इनका वर्गीकरण भी किया हमने। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो भुजाओं के आधार पर भी किया जाता है। तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है ये तीन प्रकार के होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के अंदर जो तीनों भुजाओं का माप होता है वो अलग अलग होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, कि त्रिभुज की दो भुजाएं जो है वो परस्पर आपस में बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज, कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। इसके बाद हमने वर्गीकरण किया कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया उसमें भी हमने देखा कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, जिसके अंदर त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं वो न्यून कोण होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण जो है वो समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा, और बाकी के जो दो कोण हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे, न्यून कोण होंगे। और अधिक कोण त्रिभुज, जिसके अंदर एक कोण अधिक कोण होगा, 90 डिग्री से अधिक, और बाकी के जो दोनों कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो बच्चों, अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं के बीच में भी संबंध देख सकते हैं। तो अब जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, त्रिभुज ABC, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जो दोनों साइड्स हैं, जो दोनों इसकी भुजाएं हैं, ये परस्पर बराबर हैं, AB बराबर AC। और अब आप ध्यान से देखें तो इनके जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण का मतलब होता है सामने वाला कोण। तो भुजा AC के जो सामने वाला कोण है ये 36 डिग्री का है, और भुजा AB का जो सम्मुख कोण है ये भी आप देख सकते हैं कि 36 डिग्री का ही है। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा उसके अंदर दो भुजाएं परस्पर बराबर होंगी, और उनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी परस्पर आपस में हमेशा बराबर होंगे। और अब हम देखते हैं कि अगर हम इस त्रिभुज की जो लंबाई है उसको अलग अलग कर देते हैं तो क्या परिवर्तन होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस शीर्ष A को हिला रहे हैं तो उसके कारण जो भुजाओं का माप है वो भी चेंज हो रहा है, और उनके जो सम्मुख कोण है, तीनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण है वो भी परस्पर आपस में बदल रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार के त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज के अंदर जो कोण है और जो साइड्स हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो अब ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज बन गया है। तो जैसा कि आप इसकी साइड्स देख रहे हैं कि तीनों जो भुजाएं हैं ये परस्पर बराबर हैं, और आप इनके कोण भी देख पा रहे होंगे कि तीनों जो कोण हैं ये 60 डिग्री के हैं। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर हमेशा क्या होगा कि तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी, और तीनों कोण भी परस्पर आपस में बराबर होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तीनों त्रिभुजों में भुजाओं और कोणों का जो संबंध होता है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस एक्टिविटी के लिए हमने ये माचिस की तीलियां ली हैं, और इसका जो मसाला होता है उसको चाकू की सहायता से उतार दिया है। तो इस तरह से ये हमारे पास माचिस की तीलियां तैयार हो जाती हैं। और ये जो छोटे छोटे काले आप टुकड़े देख रहे हैं ये साइकिल की वाल्व ट्यूब के टुकड़े हैं, जिनको कैंची की सहायता से काटा गया है। तो इसकी खासियत क्या है कि जो माचिस की तीली होती है वो इसके अंदर बड़ी आसानी से अंदर चली जाती है।
तो ये इस तरीके से माचिस की तीली को हमने अंदर डाल दिया, तो ये ऐसे हमारे पास तैयार हो जाता है। अब इसके दूसरी साइड के अंदर हम ये दूसरी माचिस की जो तीली है उसको डाल देंगे। तो ये हमारे पास एक काफी लचीला जोड़ बन जाता है और इसकी सहायता से हम कोनों के बारे में भी सीख सकते हैं कि जैसे ये जो है ये हमारे पास न्यून कोण बन जाता है, ये सम कोण बन जाता है, और अगर हम इसको ऐसे कर दे तो ये अधिक कोण बन जाता है। तो अभी हम यहाँ पे त्रिभुजों के बारे में सीख रहे हैं। तो त्रिभुज को बनाने के लिए इस साइड पर भी जो साइकिल की वाल्व ट्यूब है हम उसको डाल देंगे, और जो तीसरी तीली है, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो ये तीसरी तीली भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इस तरीके से ये एक और टुकड़ा हमने डाल दिया और अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज की आकृति तैयार हो जाती है। तो त्रिभुज जो है ये एक स्थायी आकृति बनाता है। इस बात को समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि जैसे ये त्रिभुज बना है, अगर मैं माचिस की 4 तीलियां लेती हूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से ये चतुर्भुज भी बन जाता है, और अगर मैं 5 तीलियां लेती हूँ तो ये मेरे पास पंचभुज बन जाता है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो इनके जोड़ होते हैं ये काफी लचीले होते हैं। तो ये देखिए, जैसे इसको मैं थोड़ा सा भी हिला रही हूँ तो इसके अंदर जो इसकी शेप है वो चेंज हो जाती है। तो ये जोड़ काफी लचीले हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि ये जो है, अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो ये समचतुर्भुज बन जाता है, और अगर मैं सीधा करती हूँ तो ये वर्ग बन जाता है, और अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ तो ये मेरे पास पतंग की आकृति बन जाती है। तो जोड़ काफी ज्यादा लचीले हैं। अब इसी चीज को हम त्रिभुज के अंदर भी देख सकते हैं कि त्रिभुज जो है इसके अंदर भी ये जोड़ है, लेकिन अगर मैं इनको जोर लगाती हूँ, प्रेस करती हूँ, तो ये अपनी आकृति को चेंज नहीं करता है। तो ये अभी भी त्रिभुज के जैसा ही नजर आ रहा है। तो त्रिभुज जो है ये बहुत ज्यादा स्थिर और स्थायी आकृति होती है, जिसके अंदर काफी स्थिरता होती है, और ये अपनी आकृति को आसानी से चेंज नहीं करता है। तो इस चीज को आपने देखा होगा कि जो मोबाइल के टॉवर होते हैं लंबे लंबे, या इसी प्रकार से जो बिजली के तारों के ट्रांसमिशन टॉवर होते हैं, उनके अंदर भी जो है इस तरीके से उनकी जो आकृतियां बनाई जाती हैं उसमें बहुत सारे त्रिभुजों का इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्रेन्स के लिए पुल बनाए जाते हैं लोहे के, उनके अंदर भी जो डिजाइन होते हैं वो भी बहुत सारे त्रिभुजों वाला ही होता है। तो त्रिभुज जो है ये बहुत ज्यादा स्थिर और स्थायी आकृति होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके साथ जो आपको एक्टिविटी दिखाई गई है उसको आप खुद भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।